मेरे वर्दी के दीवानों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम डेट दिन पर दिन नजदीक आ रही है और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए भी वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है और उनके लिए भी एक खुशखबरी है, उन बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी है जिनका ओवर एज हो चुका था, उनके लिए 3 साल का छूट दिया जा चुका है। तो दोस्तों हो जाओ तैयार और वैकेंसी जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे और उसके साथ साथ कंपटीशन भी हाई होने वाली है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को चार लगाने के लिए इस स्टडी फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 5। बाकी 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को स्टडी फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसी क्लास के स्टार्ट उसी मोटिवेशन लाइन के साथ करते हैं। कहते हैं कि मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार है कि बाद में पछताने से बेहतर है क्यों ना एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए, क्यों ना एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए, क्यों ना जी जान लगाएंगे। यह सपना है हमारे बापू की, यह सपना है हमारी माँ की। कहते हैं कि रख बापू हौसला, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा और खाकी वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए हमें पता है कि जीके और जीएस में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वह रहता है करंट अफेयर, पॉलिटी, मूल विधि। तो हमें पॉलिटी और मूल विधि की क्लास स्पेशल प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का डेली हम 10 क्वेश्चन इसी फॉर्म में करेंगे और उसके साथ साथ हम आगे जीके जीएस का पोर्शन भी करेंगे। ये 10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मालाबार अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया। तो मालाबार अभ्यास जो है ये 4 देशों के साथ किया जाता है, जिसमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देशों के साथ मालाबार अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मासिक धर्म अवकाश, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दी। वह कर्नाटक। इसको आप 100% लिख लीजिएगा, यह किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया। तो ये फ्रांस को घोषित किया गया, अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो वह राज्य है मणिपुर, वह राज्य है मणिपुर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि चर्चित पुस्तक, कहते हैं कि चर्चित पुस्तक द आर्टिस्ट के लेखक कौन है। तो वह लेखक है लूसी स्टीड्स। लूसी स्टीड्स इस पुस्तक के लेखक है। अब आते हैं अगले, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो वह बनी है सोनाली मिश्रा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला एक, मथुरा के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि किस मथुरा के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला। तो वह जरी पोशाक यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये होता है नीदरलैंड में। और फिर इसी के साथ लिख लीजिएगा ब्रिक्स की बैठक कहाँ होती है 2025 में। तो ये बैठक होती है ब्राजील में। कहा? ब्राजील में रियो जी डेनेरियो में। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, भारत का 94वां रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता प्रदान किया गया। तो ये है गोगा भील झील। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। आते हैं किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री 2025 दिया गया। तो यह भारत के ऑलराउंडर रविंद्र चंद्र अश्विन जी को दिया गया।
रविंद्र चंद्र अश्विन जी को दिया गया। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जीके जीएस का आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछ चुका है और ये यूपी और यूपीएसआई में दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम जो डिस्कशन करेंगे वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं अधिक है। क्वेश्चन ये कहता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, तो इसमें किसका मतलब वो हुआ, पंथ निरपेक्ष का मतलब, गणराज्य जिसको रिपब्लिक कहते हैं उसका मतलब, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका मतलब जिसको सोशलिज्म कहते हैं, उसके बाद है समाजवाद जिसको सोशलिज्म कहते हैं। आइए हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा भारत एक उपनिवेश देश है, यानी कि हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो भी अंग्रेज कानून बनाते थे, जो भी अंग्रेज नियम बनाते थे, वह हमारे ऊपर लागू होता था और हमारा भारत उन्हीं नियम कानूनों पर चलता था, कानूनों पर चलता था। तो अब बात है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आजाद हुआ। और भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद संविधान सभा ने एक संविधान तैयार किया और उसी संविधान में एक नाम आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द रखे गए जैसे कि पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, फिर उसके साथ साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमें देखने को मिलता है। इन शब्दों को हमारे प्रस्तावना में पिरोए गए, रखे गए। तो दोस्तों इसका मतलब भी कुछ होता है। इसका मतलब ये होता है, उसमें एक शब्द है जिसका नाम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको हम सोवरेनिज्म कहते हैं, जिसको हम सोवरेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमारा भारत आजाद नहीं था तो हमारे ऊपर बाहरी नियम आरोपित होते थे। अब हमारा भारत आजाद हो चुका है, रिपब्लिक हो चुका है, जो गणतंत्र हो चुका है हमारा भारत, तो इस पे हमारे द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, अब हमारे कानून ही हमारे ऊपर लागू होंगे, ना कि कोई बाहरी कानून। यानी कि अब हमारा देश कई बाहरी कानून से मुक्त हो चुका है, अब हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है। तो इस कहने का मतलब ये कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो चुका है और अब हमारे ऊपर हमारा ही कानून चलेगा। इसे कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हमारा देश पूरी पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न हो चुका है। तो ये सोवरेनिज्म नहीं है, ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हमारे प्रस्तावना में ये शब्द भी जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से मतलब यह है कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश जो है वह अनेक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो इसका कहने का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत में अनेक राज्य है और राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा। फिर यहाँ बात करता है रिपब्लिक। रिपब्लिक बात ये कहता है जो सरकार बनेगी, यह सरकार कि ऐसे नहीं कि राजवाड़ा बनेगी, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाएगी। सरकार यह जनमत संग्रह के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। ये इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। अब आते समाजवाद। समाजवाद मतलब ये हुआ कि समाजवादी विचारधारा के लोग, ये मतलब इसका ये हुआ कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, उसके समाजवादी मार्गदर्शन यानी समाजवादी विचारधारा के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसका मतलब हुआ समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए, विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पे बल दिया जाना चाहिए। इसका कैसा लगा ये आप लोगों का डिस्कशन। ये पूछ सकता है कि बताइए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, गणराज्य से हमारा क्या तात्पर्य है, या फिर समाजवादी जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं इससे क्या तात्पर्य है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन
स्टेटमेंट बी क्या, दूसरा क्या कहता है कि पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा की व्यास पृथ्वी के व्यास की आधी है। ये आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्या कहता है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं। ये हो गया सूर्य और ये हो गया हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है जिसका नाम है हमारा चंद्रमा। ये चंद्रमा अपने पृथ्वी के साथ भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है और इसके साथ साथ भी ऐसे ऐसे सूर्य के भी चक्कर लगाती है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, इसके साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। ये ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए सही कहता है। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा की व्यास पृथ्वी की उपग्रह कहता है चंद्रमा की व्यास पृथ्वी की व्यास की आधी है। यह आधी नहीं है, यह 1/4 है। यह है 1/4 है, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। अब देखते हैं ये क्या कहता है। कुट केवल एक सही है, तो केवल एक सही है। ये केवल 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, न तो 1 है न तो 2, यानी कि पहला इसमें सही है। इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है। ये याद रखिएगा, जो ये व्यास है चंद्रमा की व्यास पृथ्वी की व्यास की आधी नहीं, या 1/4 होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ही क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। यहाँ हम देखते हैं कि यूपीपी का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, तो सबसे ज्यादा समितियां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम जितनी समितियां हैं उसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। पहले यहाँ दिया है बीपीएल, जिसको हम कहते हैं बिलो 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 पॉवर्टी लाइन। इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ये परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही है, हासिम समिति इसका ऑप्शन सही है, जो बीपीएल परिवार की पहचान के लिए बात करता है। यहाँ दिया राज्य चिलैया समिति यह कर प्रणाली में सुधार की बात करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आते हैं मीरा सेठ समिति ये है हथकरघा की बात करता है। ये हथकरघा प्रणाली में सुधार की बात करता है। अब ये सहकारी समिति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। सहकारी समिति क्या कहता है, ये केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाता है। केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाता है, राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कई ऐसे समितियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि वह पूछे जाएंगे। इनके साथ साथ जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल के लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है। फिर उसके साथ साथ तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तेंदुलकर समिति का संबंध किसके साथ है। फिर यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और समिति हो जाती है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोग भी इसको कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा कि इसका संबंध किसके किसके साथ है। ये एग्जाम में रिपीटेड हो सकते हैं कि लकड़वाला समिति यह गरीबी से संबंधित है, गरीबी के बारे में बात करता है। फिर इसके साथ साथ तेंदुलकर समिति यह भी गरीबी से संबंधित, तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है। फिर नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। आप लोग इस पे फूल पत्ती लगा लीजिएगा, ये है बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार से यह संबंधित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप भी फुल पत्ती लगा लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि कहता है कि भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया। प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्राक्कलन हेडिंग डालते हैं, प्राक्कलन समिति के बारे में हम चर्चा करते हैं।
प्राक्कलन समिति इसकी जो स्थापना हुई थी, वह स्थापना हुई इसकी 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्य हैं वह सदस्यों की संख्या इसमें 30, सदस्यों की संख्या इसमें 30। और ये 300 सदस्य इसमें 300 के 300 सदस्य ये लोकसभा से आते हैं, यह लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम भी पूछा गया है कि इनका कार्य जो क्या है, इनका कार्य ये है प्राक्कलन समिति के सदस्यों के सरकार के फिजूल खर्च को रोकना, सरकार के फिजूल खर्च पर रोक लगाना, फिजूल खर्च पर रोक, ये इनका काम है, प्राक्कलन समिति का काम। ये प्राक्कलन समिति का काम है, यानी कि इसका किस वर्ष गठन किया गया, तो ये 1950 में इसका गठन किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इसी फॉर्म में डायरेक्ट पूछा गया है यूपीएससी 2021 के एग्जाम में। अब आते हैं यहाँ पे एक और समिति आती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पूछता है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वह सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, या फिर प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, वह राज्यसभा से होते हैं। और जो लोकसभा से सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 15। और ये 15 और 7 मिलके इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। और ये पीवाईक्यू में पूछा गया, बताइए लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितनी सदस्य जाते हैं, तो वह सदस्यों की संख्या होती है 15। यह एग्जाम में पूछा गया है और पिछले पीवाईक्यू में हम इसको करा भी चुके हैं, और यूपी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा किस नंबर पे देश है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। ये तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा और तीसरा जो क्षेत्रफल है वह है चाइना का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अब बात ये आती है जो भारत है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान, मतलब भारत का परसेंटेज है वह कितना है। तो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में जो भारत का परसेंटेज है वह है 2.4%। 2.4% ये भारत का क्षेत्रफल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा जो देखें आप कि पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति पूरे विश्व में क्या है। तो भारत की स्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको भी आप लोग लगे हाथ तो नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि विश्व का भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला है कौन सा, पहला रूस है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम साइंस से देखेंगे, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कि पूछना है वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है। वाशिंग सोडा जिसको हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सोडा के बारे में हम चर्चा करते हैं। सोडा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धावन सोडा जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं, धावन सोडा। और एक होते हैं खाने वाला सोडा, एक होते हैं खाने का सोडा। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो धावन सोडा होता है इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और जो इसका नाम है खाने का सोडा, इसको कहते हैं सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट याद कैसे करेंगे। जैसे हमें पता है कि जो बाई होती है घर की बाई, बाई क्या करती है, बाई खाना बनाती है, तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, CO3, और इसमें जो होता है NaHCO3, इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3 खाने का सोडा का फार्मूला होता है, और धावा सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये धावा सोडा Na2CO3 इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जनहित याचिका के निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी की सफाई का आदेश दिया। वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब कौन सा ऐसा मामला है जो गंगा नदी की सफाई का आदेश देता है, गंगा नदी की सफाई का आदेश देता है। अमृत राव बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो बात करता है वह MC मेहता बनाम भारत संघ राज्य, यह पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है। अब आते हैं गंगा नदी की सफाई की बात करता है, तो गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। जो गंगा नदी की लंबाई है वह लंबाई है 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और ये कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ये याद कर लीजिएगा। पूछता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पूछता है कि बताइए ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये निकलती है, ये उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के बलिया से ये निकलती है। अब फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए ये गंगा नदी है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। वह राज्य कौन कौन से, वह राज्य होते उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ बिहार, बिहार के बाद झारखंड आता है, झारखंड, उसके साथ साथ आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से उत्तर प्रदेश में से डायरेक्ट बिहार में चली जाती है। ठीक है, यहाँ भी है जनहित याचिका के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। जनहित याचिका ये 18वीं शताब्दी में यह शुरुआत की गई थी, ये यूएसए में शुरुआत की गई थी, यूएसए में शुरुआत की गई थी। और जनहित याचिका को भारत में लाने वाली थी, भारत में जिसने लाया उनका नाम है PN भगवती, PN भगवती PN। और इनके साथ साथ क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इनके साथ साथ अमर्त्य सेन भी शामिल थे, अमर्त्य सेन भी इनके साथ शामिल थे। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। कितने बच्चे होते हैं, डायरेक्ट जनहित याचिका की बात आती है तो केवल PN भगवती को देखते हैं, इनके साथ साथ अमर्त्य सेन भी शामिल थी, ये नोट कर लीजिएगा। और इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और इसी प्रकार के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लंबे लंबे जो ऑप्शन है, लंबे लंबे प्रश्न है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी जारी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लिखित रूप से सलाह दे, जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सिफारिश करे, जब किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप से सिफारिश करे, मंत्रिपरिषद लिखित रूप से
सिफारिश करे। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, आपातकाल के बारे में। आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल, आपातकाल के प्रावधान तीन तरह से होते हैं। एक 352 में, आर्टिकल 352 में उल्लेख है, एक आर्टिकल 356 में उल्लेख है, एक आर्टिकल 360 में उल्लेख है। आर्टिकल 352 में इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति। और इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये हमें पता है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल ये पूरे राष्ट्र में या पूरे भारत में यह लागू होगी, पूरे भारत में। और ये जो राष्ट्रपति है, ये बस ओनली स्टेट में, किसी स्पेसिफिक स्टेट में ये लागू होता है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में लागू होता है। तो क्या ये पूरे भारत में लागू होता है? तो क्या इसका जो प्रधानमंत्री, ये तो गलत है, प्रधानमंत्री नहीं करता है। फिर इसका मंत्रिपरिषद लिखित रूप में इसकी सिफारिश कर सके, किसी राज्य का राज्यपाल, क्या पूरे भारत में लागू होगा? तो किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप से सिफारिश करेगा तो क्या आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है? तो नहीं, किसी जो राज्य का राज्यपाल है ये नहीं, यानी मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सिफारिश करे ये भी नहीं। मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद ये लिखित रूप से सिफारिश करता है, यानी कि इसका ये ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों एक ही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद लिखित रूप में सिफारिश करे या लिखित रूप से सिफारिश करे, इसका ये सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही, दोनों एक ही ऑप्शन है तो सही है। ये जो ये दिया है 356, ये राष्ट्रपति, ये स्टेट में अगर 356 लागू करना है तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन बी सही है, किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप से सिफारिश करे तो। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको मंत्रिपरिषद के से लिखित सिफारिश लेना पड़ता है। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल। आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 360 हो जाता है। फिर इसके साथ साथ ये पूछ सकता है ये अभी तक कितनी बारी लगा है? तो ये अभी तक एक बारी भी नहीं लगा है। ये राष्ट्रपति शासन ये 100 से अधिक बार लग चुका है, 100 से अधिक बार लग चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि बताइए जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन है ये सबसे अधिक किस राज्य में लगा है? राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 ये सबसे अधिक किस राज्य में लगा है? तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो लगाएंगे उत्तर प्रदेश, तो जो लगाएंगे उत्तर प्रदेश। लेकिन ऑप्शन ए तो पढ़ लेंगे, ऑप्शन बी नहीं पढ़ पाएंगे, जहां लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर, उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर। मणिपुर में अभी तक 9 बार लगा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये दोनों मिला के ये दोनों जगह 10-10 बारी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों बराबर राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों हो सकता है। अब फिर पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रपति शासन कितनी बार, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 यह कितनी बारी लग चुका है? तो यह अभी तक 3 बारी लग चुका है, यह अभी तक 3 बारी लग चुका है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये कहता है कि सरकार के द्वारा अधिकतम कितने मूल्य का सिक्का ढाला जा सकता है? वाह, कितनी लाजवाब क्वेश्चन है कि अधिकतम कितने मूल्य का सिक्का ढाला जा सकता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं क्वाइन एक्ट 2001 के बारे में, 2011 की बात करता है। इसमें जो मैक्सिमम क्वाइन का सिक्का ढाला जा सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 1000 रुपये का, मैक्सिमम 1000 रुपये का सिक्का ढाला जा सकता है। अब आती है सिक्का यानी कि फिर टकसाल केंद्र कहाँ है? सिक्का या टकसाल केंद्र ये कहाँ है? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 4 जगह है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। ये 4 जगह कौन कौन सी हैं? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 4 जगह है जैसे कि हो गया नोएडा, मुंबई, इसके साथ साथ हैदराबाद और एक है कोलकाता, एक है कोलकाता।
कोलकाता, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ लिए क्वाइन एक्ट के बारे में, यानी सिक्कों की कितनी बड़ी से बड़ी सिक्के ढलाई किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, तो 1000 हो गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कितने बड़ा नोट भी जारी किया जा सकता है। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई की एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत जो मैक्सिमम नोट जारी किया जा सकता है, जो मैक्सिमम नोट जारी किया जा सकता है वह है 10,000 रुपए की नोट जारी किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। 10,000 रुपए की मैक्सिमम नोट बनाया जा सकता है। अब आते हैं जो करेंसी केंद्र है, करेंसी सेंटर, वह कहाँ है? करेंसी सेंटर वह कहाँ है? तो ये 4 जगह है, 4 जगह है। कौन कौन सी जगह है? वह है सबसे पहले मैसूर, नासिक, देवास, सालबोनी। कौन कौन से? नासिक के साथ देवास, देवास के साथ मैसूर, इसके साथ साथ सालबोनी, इसके साथ साथ सालबोनी, ये 4 जगह है। और सिक्का कौन कौन से? नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। और करेंसी कहाँ कहाँ बनते हैं? नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये कहते हैं कितने मूल्य का सिक्का ढाला जा सकता है? तो ये अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का ढाला जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग है? वाह, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। बहुत ही सारे बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे और डायरेक्ट इस पर आंसर कर देंगे, और इसका एग्जामिनर ऐसे कर देगा। अब आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जिसको हम मुख्यालय कहते हैं, वह है न्यूयॉर्क में। अब इसके बारे में हम जानते हैं इसके कितने प्रमुख अंग है, इसके कितने प्रमुख अंग है। तो इसके प्रमुख जो अंग है, वह प्रमुख अंगों की संख्या है, वह है 6, वह है 6। और इसमें जो एक्टिव है, एक्टिव यानी कि जो सक्रिय है, वह एक्टिव बॉडी है, उसमें है 5। एक्टिव बॉडी है 5, प्रमुख अंग है कितने? प्रमुख अंग है 6। और जो सक्रिय अंग है, सक्रिय अंगों की संख्या वह होती है 5, वह होती है 5। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। जो प्रमुख अंग है, प्रमुख अंगों की संख्या है 6, यानी कि, और इसमें जो एक्टिव बॉडी है वह 5 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वाह, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। विजयनगर की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1336 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे, वह संस्थापक 2 भाई थे, 2 सगे भाई, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसका स्थापना की। और इसका जो स्थापना के समय इसकी जो राजधानी बनाई, वह राजधानी कहाँ? यह राजधानी हम्पी है, यह राजधानी हम्पी को बनाते हैं। अब आते हैं ये विजयनगर में 4 साम्राज्य थे, 4 राजवंश थे। वह 4 राजवंश कौन कौन से थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 4 राजवंश कौन कौन से थे। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 4 राजवंश थे, जैसे कि 4 राजवंश में आता है तुलु वंश, इसके साथ साथ इसके साथ साथ आता है सालू वंश। एक आता है अराविडू वंश। और एक आता है एक नाम आता है संगम वंश। तुलु वंश, सालू वंश, अराविडू। क्वेश्चन ये कहता है कि संविधान के तहत नागरिकता की हानि के संदर्भ में, वाह,
नागरिकता के हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर देगा। यानी कि नागरिकता खोने की स्थिति में ये 3 प्रकार से नागरिकता खोई जाती है और 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि वो लोग भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं, देखते हैं कि यदि नागरिक धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व के जरिए किसी भौतिक तत्व को छुपाकर प्राप्त की गई नागरिकता को ये नागरिकता समाप्त किया जा सकता है, ये सही है। अब अगला कहता है कि यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त करे उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यदि कहता है कि कोई नागरिक अगर किसी देश की पासपोर्ट प्राप्त करके वहां की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है, तो ये भी सही है। और कहता है कि यदि कोई पूर्ण वयस्क और सक्षम नागरिक इस आशय की घोषणा करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो वयस्क है वह कहता है कि हम भारत की नागरिकता को त्यागना चाहते हैं तो वह नागरिकता को त्याग सकता है। ए और बी और सी ये तीनों सही है। यहाँ है इनमें से सभी, तो ये सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। यह कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यह उत्तर भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन है और ये कहाँ स्थित है, यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होने वाला है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा में उच्चतम न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया गया था। यानी कि इसको कब पेश किया गया था, यह एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि यह अभी रिसेंट में है। 2021 के बाद यह 2025 का एग्जाम होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन ये कब पेश किया गया था। तो ये 27 सितंबर 2021 को पेश किया गया, यह 25 दिसंबर 2021 को पेश किया गया, यह 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीशों का जो रिटायरमेंट होता है यह 62 वर्ष की उम्र तक होता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसका रिटायरमेंट ये 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इसके बारे में, इसका वेतन कौन देता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन कौन देता है और इसका जो क्या नाम है वेतन हो गया। उसके बाद जो रिटायरमेंट होते हैं इनको मिलता है क्या होता है जी, एक वेतन होता है एक पेंशन होता है। अब उसका पेंशन के बारे में, और उसका जो पेंशन होता है वह पेंशन कौन देता है, यहाँ पेंशन कौन देता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन कहाँ से मिलता है और इनको पेंशन कहाँ से दिया जाता है, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हाई कोर्ट हर एक राज्य में हमें देखने को मिलता है, तो हर एक राज्य में देखने को मिलता है। तो ये इसका जो वेतन है यह राज्य सरकार निर्वहन करती है, यह राज्य सरकार इसका निर्वहन करती है। अब फिर जो पेंशन होता है वह रिटायर्ड हो गया, तो ये पेंशन ये गवर्नमेंट सरकार देती है, ये केंद्र सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और जो वेतन होता है, जो हाई सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो पेंशन होता है, यह दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका निर्वहन करती है। यह आप लोग याद रखिएगा। सबसे मोस्ट यही हो जाता है कि हाई कोर्ट का वेतन कौन देता है, तो हाई कोर्ट का वेतन केंद्र सरकार देती है और बाकी ये तीनों है या सेंट्रल गवर्नमेंट या
हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी ये जो है ये राज्य सरकार देता है। आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको भी लगे हाथों याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्ष को हम चेम्बर्स कहते हैं। अब आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम मानव के बारे में जानेंगे, पक्षी के बारे में जानेंगे, सरीसृप के बारे में, जैसे सरीसृप में आ जाते हैं छिपकली आ गई, सांप आ गए, इन सबों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक आते सबसे पहले लिखते हैं पक्षी। पक्षी में कितने चेम्बर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ मछली हो गई, सरीसृप हो गया, सरीसृप सरीसृप हो गया, फिर इसके साथ साथ मनुष्य हो गया। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इनमें चेम्बर्स कितने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। पक्षी में 4 चेम्बर्स होते हैं, पक्षी में 4 चेम्बर्स होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। मछली में 2 होते हैं, मछली में 2 होते हैं। सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य में भी हमें 4 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी 4 सही है। मनुष्य में 4 चेम्बर हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की, दहेज मृत्यु के दोषी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से दंड से दंडित किया जा सकता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है कि आजीवन कारावास, ऑप्शन बी कहता है कि मृत्यु दंड, ऑप्शन सी कहता है कि न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, और ऑप्शन डी कहता है 10 वर्ष तक कठोर कारावास। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। बीएनएस में एक धारा इंक्लूड है जो सेक्शन 80 के सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है। सेक्शन 80 के सब सेक्शन 2 में ये कहा यह जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की 7 साल शादी हुई होगी और 7 साल के अंदर अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है, अगर स्त्री जो है, महिला जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कैसे हुई, वह मृत्यु अप्राकृतिक घटना से हुई, अप्राकृतिक तरीके से हुई, यानी कि जैसे कि उसको फांसी दे दिया गया, फांसी के साथ साथ उसको जला दिया गया, जलाने के साथ साथ अगर उसके पीठ पे कोई चोट का निशान पाया जाता है, तो यह अप्राकृतिक तरीका हो गया। अगर इस तरीके में अगर उस स्त्री की मृत्यु हुई होगी, तो वह जो उसको अगर उस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई होगी, तो न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। ये बीएनएस के सेक्शन 80 में सब सेक्शन 2 में इसका प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये 7 वर्ष के अंतर्गत, 7 वर्ष से पहले अगर इसकी स्त्री की मृत्यु होती है, तब आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। और ये बीएनएस की धारा 80 के 2 में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तापमान की इकाई होती है, तापमान की इकाई क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तापमान की जो यूनिट होती है वह होती है केल्विन, इसका ऑप्शन सी सही है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है? हाँ, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलके बड़ा क्वेश्चन बनते हैं, और यही से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ साथ ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ जूल दिया है, जूल ये कार्य का यूनिट होता है, जूल ये कार्य का यूनिट होता है, लगे हाथों इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि क्या तापमान कितने प्रकार से मापे जाते हैं। टेम्परेचर ये जो मेजरमेंट होते हैं वह मापने के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेल्सियस में मापा जाता है, एक केल्विन में मापा जाता है, और एक फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। आइए इसको देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है यह 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 क्या होता है? 0 होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी 0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि निम्नतम पॉइंट, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं यहाँ से, जो केल्विन होता है ये 273 केल्विन डिग्री से फिर होता है 373 डिग्री केल्विन, ये हो गया, ये न्यूनतम होता है, ये हाईएस्ट होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है 212 फ़ारेनहाइट तक। और ये पूछा गया है कि बताइए जो
फ़ारेनहाइट में होता है सबसे उच्च बिंदु किस पे होता है, तो ये उच्च बिंदु ये 212 पे होता है। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सेल्सियस में होता है 0 से 100, केल्विन में होता है 273 से 373, और जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वस्तु और सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। जीएसटी के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसमें हम इस पे चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं जीएसटी। जीएसटी जिसको कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुड्स सेक्टर सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी जो होता है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब इसको स्थापना जो करते हैं, इसको किस समिति की सिफारिश पे लाया गया, तो इसको जो समिति की सिफारिश पे लाया गया वह थे विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया। अब आते हैं इसको कब लागू किया गया, इसको लागू कब किया गया। इसको लागू 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है और ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन हम देखे, पूछा है कि बताइए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। यहाँ से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट देश कौन सा है, फर्स्ट कंट्री कौन सा है जो जीएसटी को लागू किया जाता है। जीएसटी को लागू किया तो वह पहला देश हो जाता है, वह पहला देश है फ्रांस, वह पहला देश है फ्रांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि बताइए भारत का पहला कौन सा राज्य है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया, तो वह पहला राज्य है असम, वह पहला राज्य है असम। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जीएसटी को कब लागू हुआ, यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। तो एक साथ हम 8 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आइए ऑप्शन डी ए दिया है यूडोमीटर। यूडोमीटर से हम वर्षा का मापन करते हैं, वर्षा का मापन करते हैं। इसके साथ आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की हम वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करते हैं, वायुमंडलीय घनत्व का आर्द्रता का मापन करते हैं हाइग्रोमीटर से। अब आते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ये भूकंप का मापन किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर का यह घनत्व का, यानी पानी के घनत्व का, यानी वायुमंडलीय घनत्व का मापन किया जाता है। अब इसके साथ साथ कई ऐसे मापक यंत्र है, जैसे कि पूछता है कि एक आता है कि लेक्टोमीटर हम लिख लेते हैं। लेक्टोमीटर ये दूध और दही का मापन करता है। जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, हमने पढ़ा था कि जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, तो यह दूध एंड दही का मापन करता है। अब आते हैं इसके साथ साथ हम आते हैं क्या नाम है समुद्र की गहराई का मापन हम फैदोमीटर के जरिए कहते हैं। फैदोमीटर, यह फैदोमीटर एक बहुत ही अच्छा यंत्र है। इसके जरिए हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं, समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। और ये एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए फैदोमीटर से हम किस चीज का मापन करते हैं, तो ये समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। इसलिए यहाँ लिखना बहुत ही जरूरी था ताकि हम लोगों का रिवीजन हो जाए। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता को पूरे भारत में कब लागू किया गया। वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता, हमने कहा था कि बीएनएस को हम आए दिन हर 2 दिन के बाद इसको हम रिवीजन करेंगे। बीएनएस इस सबसे पहले क्या था, ये आईपीसी का स्थान लिया, ये आईपीसी कब किए, आईपीसी 1973 की जगह हम बीएनएस 2023 आ गया, बीएनएस 2023 आ गया। यानी कि इसको
प्रतिस्थापित करके इसको प्रतिस्थापित करके स्थापित करके हम BNS ला दिए, हम BNS ला दिए। अब बातें क्या इसमें कहा गया है, इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए, जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान लाए गए, फिर बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान लाए गए, तो इसमें BNS में लाए गए। इसमें टोटल जो धारा है, ये धारा है, धारा ये 358 है, और इसमें टोटल अध्याय क्या है, कितनी है अध्याय, ये टोटल 20 अध्याय में इसको संकलित किया गया है, 20 अध्याय में इसको संकलित किया गया है। और इसको कब लागू किया गया, इसको 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया, इसको 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा कि इसमें कितनी धाराएं हैं, इसमें 358 धाराएं। पहले इसमें 500 से अधिक धाराएं थी, लेकिन कुछ धाराओं को एक में पिरो दिया गया और एक में पिरो के एक धाराएं बना दी गई, और इसमें धाराओं की संख्या टोटल 358 कर दिया गया, और इसको 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। 1 जुलाई याद रखिएगा, इसको पूरे डेट को 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी क्लास, इंफॉर्मेटिव क्लास आप लोगों की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमें पता है इस UPSI के एग्ज़ाम में पॉलिटी और मूल विधि का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इस स्टडी फर्स्ट आप सभी लोगों को मद्देनज़र रखते हुए इस पॉलिटी और मूल विधि का स्पेशल प्रैक्टिस सेट अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में चला रहा है। जो भी व्यक्ति अभी तक उस प्रैक्टिस सेट से ना जुड़े वो जल्द से जल्द जाए और उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ओके, जय हिंद।